हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और वेलकम टू कैमवेदा। और आज हम कल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था। आई थिंक आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत, और क्या प्रॉपर्टीज उसकी हैं वो भी आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो आज हम उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, और उसके बाद फिर हम आगे भी देखते हैं क्या टॉपिक करना है हमें। बट धीरे धीरे हम चैप्टर में बढ़ेंगे, मैं एकदम से सारा ऐसे डालना चाहता आपके ऊपर, धीरे 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 प्यार से एक दो चीज समझा 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 के आपको मुद्दे पे लेके आऊंगा। ठीक है, तो देखिए कल हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया गया था और क्या क्या इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज थी वो भी हमने सब सीख ली। ठीक है, अब दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो दो बातें हमें साफ सी पता होनी चाहिए थी। एक तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। ये तो पता है चार्ज है, ये तो पता है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कितना नेगेटिव चार्ज है ये नहीं पता था हमें बेसिकली। ये भी नहीं पता था कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, वो तो चलो हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वहां में लगा एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज ही होगा, लेकिन कितना नेगेटिव है एक तो ये पता करना था हमें, दूसरा उसका मास कितना है ये पता करना था हमें। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए उससे पहले जो हमारे पास थॉमसन था उसने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सभी गैसेस को उसने ट्यूब के अंदर रख के देखा, और सभी गैसेस के रखने के बाद उसने ये चेक किया कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी, एक वैल्यू उसने निकाली, उस वैल्यू को बोले थे E/m, चार्ज बाय मास रेशो। इसको क्या बोलते हैं? E इज द चार्ज, यहाँ पे हम E को डिनोट कर रहे हैं चार्ज से, m इज द मास। तो जो चार्ज बाय मास रेशो थी इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, वो सबके लिए सेम आ रही थी, चाहे वो कोई भी गैस हो, सबके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज बाय मास की रेशो थी वो सबकी सेम आ रही थी। तो उसी से उसने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो सभी पार्टिकल्स के अंदर है और उसमें सभी के अंदर उसका बिहेवियर एक जैसा है, सभी पे चार्ज सेम होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे उसका मास भी सबका सेम होगा, तभी तो रेशो सेम आ रही है चार्ज और मास की, क्योंकि सबके ऊपर चार्ज और मास सेम होगा, है ना, तभी रेशो सेम आ रही थी। तो उसने कहा कि सभी पार्टिकल्स के पास इलेक्ट्रॉन होंगे और सभी पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी सेम होगा और मास भी उसका सबका सेम रहेगा। तो ये उसने E/m चार्ज जो है रेशो निकाली थी। ठीक है, इसका क्या यूज है आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। अब सबसे पहले बात आ गई कि चार्ज कैसे पता करें, किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, हमें वो पता करना था। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे मल्किन, कौन थे? मल्किन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने आपको क्या बता दिया, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। मैं ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि उसने किया क्या था एक्चुअल में, थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूं। उसने क्या किया, उसने एक पूरा बॉक्स लिया, हम लेट कर लेते हैं, उसने एक पूरा बॉक्स लिया इस तरीके से। ठीक है, और इस बॉक्स में यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पर अपने आप को एक हल्का सा होल कर दिया, या कह लीजिए कि एक टर्म होती है एटमाइजर। ठीक है, एटमाइजर क्या होता है? एटमाइजर आपका एक स्प्रे करने जैसा पार्ट होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ से एक एटमाइजर लिया, इस तरह से एक एटमाइजर लिया और यहाँ से उसने उसको स्प्रे कर दिया। किसको स्प्रे किया? कुछ एक ऑयल को स्प्रे किया, कोई ऑयल ले लिया उसने, कोई सब्सटेंस ले लिया, उसको उसने स्प्रे कर दिया। अब यहाँ क्या किया उसने, यहाँ पर उसने ऐसे किया कि यहाँ पर उसने एक प्लेट लगा दी मेटल की इस तरीके से, और इस मेटल की प्लेट में क्या था, इस मेटल की प्लेट में एक बारीक सा होल था, यहाँ पे, यहाँ उसने एक होल कर दिया। ठीक है, और नीचे फिर क्या लगा दी उसने, एक प्लेट और लगा दी मेटल की ऐसे ही, और इन दोनों प्लेट्स को उसने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो इसमें से एक बन गया पॉजिटिव और एक बन गया नेगेटिव प्लेट, दो प्लेट बन गया इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करती। यहां से उसने क्या किया, यहां से वो पास कर रहा था बेसिकली एक्सरेज। एक्सरे मतलब उसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है ना, कल बताया था ना मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां से उसने एक्सरे डाली, इस यहाँ पे कोई होल था, कोई स्पेस था। ठीक है, उसने क्या किया, जैसे ही उसने यहाँ से ड्रॉपलेट्स को छोड़ा, वो ड्रॉपलेट्स क्या है आपकी, वो ड्रॉपलेट्स आपकी इस तरीके से बहुत सारी, बिल्कुल जैसे हम स्प्रे करते हैं किसी चीज को तो बिल्कुल छोटी डॉट्स बनती है ना, तो वैसे वैसे ड्रॉपलेट्स ऑयल की बनी, और वो एक आधी ड्रॉपलेट जो है वो इस होल से पास होकर यहाँ आ गई इसमें से। ठीक है, जैसे वो यहाँ आई, क्योंकि एक्सरे जहां से आ रही थी, वो एक्सरे ने क्या किया, उस एक्सरे ने
इस ड्रॉपलेट ने उस एक्स रे में से जो इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन भी कर सकता था, दो भी कर सकता था, चार भी कर सकता था, डिपेंड करता है। तो उसने क्या किया, उसने उस ड्रॉपलेट ने उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, वैसे ड्रॉपलेट न्यूट्रल थी, लेकिन क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। अब नेगेटिव आ गया तो होता क्या है, नेगेटिव आने के बाद होता ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो जो ड्रॉपलेट आपकी है वो नीचे जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आपकी ड्रॉपलेट थी वो नीचे जाएगी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि नीचे क्या है, नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो उसकी वजह से क्या आएगी, ये वापिस से रिपेल होके ऊपर जाना चाहेगी। तो ये क्या हो गया, हुआ ये कि किसी टाइम पर ये बिल्कुल स्टेशनरी हो गई, ना तो ये ऊपर जा रही थी और ना ये आपकी नीचे आ पा रही थी। नीचे क्यों नहीं आ पा रही थी, नीचे प्लेट कौन सी थी, नेगेटिव वाली, वो इसको रिपेल कर रही थी, और ऊपर भी नहीं जा पा रही थी ज्यादा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा था, उसको नीचे खींच रहा था। तो इस वजह से वो स्टेशनरी हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये देखा भी मैंने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है कि आपका पार्टिकल स्टेशनरी हो गया। ये तो है नहीं कि अगर ये वाला नेगेटिव इससे कम होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती बिल्कुल ही, तो ये नीचे आ जाता, ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट कर जाता। और इतना ज्यादा भी नहीं लगाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल ये ऊपर चला गया। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता तो ये ऊपर चला जाता, वो भी नहीं किया इसने। और बहुत कम भी नहीं लगाई कि नीचे आ जाए, तो ये आपकी इन दो प्लेट्स के बीच में बैलेंस हो गई। तो उसने वहां से क्या किया, वहां से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ली कि हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी। और जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ली तो उसके बाद वहां से उसने सारी कैलकुलेशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कैलकुलेट किया। और वो जो चार्ज उसके पास आया इलेक्ट्रॉन का, उस चार्ज की वैल्यू आपकी मिली उसको 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि कंप्लीट वैल्यू कुछ और थी, 1.6 के बाद भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको यही करना होता है। देखिए जो कंप्लीट वैल्यू है बता देता हूं आपको, 1.6022 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम कंप्लीट वैल्यू आपकी ये होती है, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कई बार बुक्स में क्या है, उसको नेगेटिव शो करते हैं कि नेगेटिव में है, कि चार्ज नेगेटिव है आपको, तो नेगेटिव में कितना है 1.6022 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज आ गया। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आगे जाके आपके हर जगह ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू यूज होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। और देखिए ये जो चार्ज की वैल्यू है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है भाई, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, ये चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। क्योंकि ये चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो इस चार्ज को हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं भाई, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज हमारा किसके इक्वल होएगा, 1.6022 इंटू में 10⁻20 माइनस 19 कूलम के माइनस में, ठीक है। दिस इज द 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है चार्ज की वो ये है, इसीलिए हमें किसको खुलवाना है, आपने 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज के खुलवाना है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो उसने पता कर लिया, ठीक है, यहां से उसने चार्ज पता कर लिया। अब बात रहती है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो मास कैसे पता करेंगे वो और हमें करना है, तो उसके लिए इसको साफ करना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, देखिए भाई उसके लिए उसने क्या किया, उसने उसके देखिए थॉमसन ने क्या, थॉमसन ने E/m की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी थी आपको, और उस E/m की वैल्यू कितनी थी आपकी, उसकी वैल्यू थी आपकी -1.7588 इंटू में 10⁸ ये वैल्यू आई थी E/m की, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू हम निकाल के आए थे अभी, चार्ज की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -1.0622 इंटू में 10⁻⁻19। तो उसने क्या किया, देखिए उसने ये किया यहां से कि अगर हम चार्ज को चार्ज बाय मास से डिवाइड कर दें, चार्ज को चार्ज बाय मास से डिवाइड कर दें तो यही से कैंसिल हो जाएगा। तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, मास की वैल्यू आएगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, -1.6022 इंटू में 10⁻⁻19 डिवाइड बाय -1.7588 इंटू में 10⁸ ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ भैया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको इतनी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। आप बस एक डेसिमल तक भी याद करके काम चला सकते हो। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो मास की वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन के, वो आते हैं 9.1096 इंटू में 10⁻⁻28 ग्राम, या अगर किलोग्राम की बात करें तो 9.1096 इंटू में 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपकी मास की वैल्यू आती है। न्यूमेरिकल्स के अंदर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर हम बेसिकली जो वैल्यू यूज करते हैं आपकी वो सिर्फ इतनी करते हैं कि भाई 9.1 इंटू में 10⁻⁻28 ग्राम या 9.1 इंटू में 10⁻⁻31 किलोग्राम।
बाकी वैल्यू को हम नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या वैल्यू बाकी जो है वो हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन की। अगर हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम व्हिच कैरी ए यूनिट नेगेटिव चार्ज, व्हिच कैरी ए यूनिट नेगेटिव चार्ज। वो कितना है, इतना है, एंड हैव ए मास ऑफ दिस। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। बट एक बार उसने फिर ये देखा कि हाइड्रोजन एटम के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये पता है। तो उसने ये देखा कि भाई जो पूरा एटम का मास है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कितना है हाइड्रोजन से कंपैरिजन। तो उसने आपको क्या देखा, उसने आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने देखा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम के मास के। जो आपका हाइड्रोजन एटम का मास होता है भाई, वो होता है आपका 1.673 इंटू में 10⁻⁻24। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपका 9.1 इंटू में 10⁻⁻28 ग्राम में ले रहा हूं भाई मैं। तो यहां से उसने क्या देखा कि जो आपकी रेशो आ रही है मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो नंबर आया आपका वो 1837 के आसपास नंबर आपका आएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन मास के 1/18 पार्ट है। यही हुआ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई कि कितना मास जो है वो हो सकता है, कि इतनी वैल्यू होती है आपकी 1/1837 होती है। या अगर आपको इसको एएमयू में कन्वर्ट करना होता तो उसको आप एएमयू में भी कर सकते थे कि ये आपका मास हो गया, मास जितना ही मास हाइड्रोजन एटम का होगा उसका 1837वां पार्ट करना है, वो होता है 1.008 एएमयू के आसपास होता है भाई हाइड्रोजन एटम का मास। उसका 1837वां पार्ट करना है, 1837 पार्ट करना है। तो वो जो आपके पास नंबर उसने दिया आपको, वो नंबर उसने आपको दिया 0.000549 एएमयू। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन का मास आ गया एएमयू की टर्म में, कितना 0.000549 एएमयू, ये आपका मास है इलेक्ट्रॉन का इन द टर्म्स ऑफ एएमयू। तो यहां से ही सारी कैलकुलेशन से हमने क्या पता किया, इस सारी कैलकुलेशन से हमने इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में क्या मास उसका आता है, वो सब हमने पता किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपसे पूछ लेते हैं एक नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया चार्ज और मास का इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आज कोशिश करते हैं आने की। चलिए देखिए भाई, अब बात करते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। या डिस्कवरी, प्रोटॉन नाम देने से पहले उसको नाम दिया गया था डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज। ठीक है, या इसी को आप बोलते थे कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों बोलते थे आपको बताऊंगा बाद में मैं। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते थे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे भाई हमारे पास गोल्डस्टीन। ठीक है, उन्होंने डिस्कवरी की थी 1886 के अंदर, मतलब रिसर्च किया था उन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया था, और वो था गोल्डस्टीन। उन्होंने आपको बताया था कि कैसे, उनको कैसे पता चला भाई कि एटम के अंदर प्रोटॉन नाम की चीज भी हो सकती है। पहली बात तो ये, ऐसे तो आइडिया, तो ऐसा कोई भगवान ने नहीं बताया ऊपर से आके बेटा अभी एक्सपेरिमेंट कर ले, कुछ तो सोचा उन्होंने, कुछ तो रीजन होगा उनके पास। रीजन ये था कि उन्होंने ये पता कर लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई ना, तो उन्होंने ये पता कर लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव। लेकिन हमारा जो एटम था, वो ओवरऑल न्यूट्रल था। अगर हमारा एटम ओवरऑल न्यूट्रल है तो उस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा। सिंपल सी बात है, तो क्लियर होगी बात ये वाली। तो वहां से उन्होंने ये सोचा कि भाई क्योंकि नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वहां पर कोई ऐसा पार्टिकल भी है जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को खत्म कर रहा है, न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, खत्म तो न्यूट्रल कर देता है। और अब देखिए एक सिंपल सी बात यहां से, क्योंकि न्यूट्रल कर रहा है, न्यूट्रल करने के लिए उतना ही चार्ज होना चाहिए जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था आपका, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था आपका -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा भाई, सिर्फ इतनी बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको न्यूट्रल करना तो कितनी वैल्यू चाहिएगी, उतनी चाहिएगी कि +1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, ताकि क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। इसका मतलब जो पार्टिकल्स एटम के अंदर होगा उसका हमने ये तो पहले ही पता कर लिया कि उस पर चार्ज कितना होगा, उस पर चार्ज आपका 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम ही होगा।
ठीक है, चार्ज तो उन्होंने कह दिया चार्ज तो सेम ही होगा, बट बात मास की थी, वो हम बाद में देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने, लेकिन पहले मैं डिस्कवरी समझा रहा हूँ आपको उसने कैसे की। उसने वही सेम एक्सपेरिमेंट किया। सेम एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने, वही कैथोड रे ट्यूब बनाई एक इस तरीके से, ठीक है। और अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने यहाँ पर जो कैथोड लिया था उसको परफोर्टेड ले लिया। कैसा ले लिया, परफोर्टेड ले लिया, मतलब उसमें इस तरीके से होल ले लिए। मैंने आपको बताया ना परफोर्टेड क्या होता है, जालीदार सा होता है, ठीक है। वही इसने गैस भरी उसके अंदर सेम, और वही एनोड लिया, ठीक है, ये नोड ले लिया और इसको कनेक्ट कर दिया उसने आपका एक इलेक्ट्रिक सोर्स से। तो इलेक्ट्रिक सोर्स की जगह मैं शो कर रहा हूँ एक बैटरी, हालांकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा वो, बट मैं सिर्फ बैटरी शो कर रहा हूँ। अब देखिए होता ही है कि जैसे उसने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड को और प्रेशर को लो किया, बहुत ज्यादा प्रेशर लो किया, तो कैथोड रेस तो निकलनी थी, वो तो यहाँ से जानी ही थी कैथोड रे आपकी। लेकिन अब उसने ये देखा कि यहाँ से भी कुछ रे जो आपकी हैं वो आपकी इस स्क्रीन, यहाँ पर स्क्रीन लगा दी और उस स्क्रीन पर वो ग्लो कर रही थी। स्क्रीन कौन सी ली उसने, वही जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ उस स्क्रीन में ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। तो उसने यहाँ से ये ऑब्जर्व किया भी अगर यहाँ से रे जा रही थी, जिसको मैं कैथोड रे दिया, तो कुछ रे ऐसी भी है जो आपकी यहां से आ रही है और यहाँ इस पे ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। एक खास बात भाई, जो आपकी कैथोड रेस थी वो कैथोड से निकली थी, लेकिन जो आपकी एनोड रे है वो एनोड से नहीं निकली है, वो आपके एनोड से नहीं निकली है, सिर्फ एनोड की तरफ से आ रही है, इसलिए नाम उसका एनोड रे पड़ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनोड रे कभी भी एनोड से नहीं निकली थी, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एनोड की तरफ से आ रही थी, इसलिए उसका एनोड नाम दिया गया। अच्छा, कैनाल क्यों दिया गया, क्योंकि इन होल्स को कैनाल्स बोलते थे, तो इन कैनाल्स के अंदर से क्योंकि वो रे पास हो गई है, इसलिए इसको नाम दिया कैनाल रेज, ठीक है। अब फिर ये हुआ कैसे होगा भाई, कि सर फिर तो ये हुआ कैसे, वो एक्सप्लेन कीजिए, भी यहां से नहीं आया तो कहां से आ रही है। तो ये हुआ ये कि जब कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपके इन गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं, ठीक है। और जब वो इन गैस मॉलिक्यूल, देखिए मान लीजिए आपका गैस मॉलिक्यूल है या गैस का एटम है एक, इस तरह से न्यूक्लियस है, हमें अब तो पता है न्यूक्लियस होता है, तो पता ही है, उस टाइम नहीं पता, चलिए फिर हमने मान लिया कि उसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसमें इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रॉन सबके पास होंगे, और यहां से बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, तो हुआ ये होगा कि उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होगा, वो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि उसने इस गैस के इलेक्ट्रॉन को भी साथ में बाहर निकाल दिया। तो अब इसके पास क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया एक, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या निकल के बाहर निकल गए, तो ये गैस क्या हो गई, आयनाइज हो गई। कैसी हो गई, आयनाइज हो गई, आयन बन गई ना, गैस मॉलिक्यूल आयन बन गया। तो जैसे ही आयनाइज बना तो ये गैस के मॉलिक्यूल जो थे वो इस तरफ आना स्टार्ट हो गए, जिन जिन गैस मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन टकराए और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गैस वाले, वो गैस के एटम क्या हो गए, क्योंकि उन पर एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये तो मैं अब पता है ना, उस टाइम तो ऐसे ही हुआ होगा भाई, इस पे चार्ज एक्स्ट्रा कौन सा हो गया होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया आपका, वो पॉजिटिव चार्ज आपका नॉर्मल सी बात है कि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो आपका किस तरफ आने लग गया, इस तरफ आने लग गया, ठीक है। तो उससे एक रे प्रोड्यूस हुई और उस रे को क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रे नाम दे दिया, सॉरी एनोड रे नाम दे दिया गया। तो एनोड से रे नहीं आ रही थी, बस वो रे एनोड की तरफ से आ रही थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया एनोड रेस। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट को समझ में आ गया कैसे किया होगा। उसके बाद बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की, कि भाई इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज को स्टडी किया थॉमसन ने, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया था थॉमसन ने। तो थॉमसन ने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, वही प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद फिर टॉपिक को आगे देखते हैं, तो इसको साफ करते हैं। देखिए भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जैसी ही थी, मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, एक दो प्रॉपर्टीज को छोड़ के। वो कौन कौन सी थी जो सिमिलर नहीं थी वो आपको बता दूंगा, बट मोस्टली प्रॉपर्टीज की इलेक्ट्रॉन जैसी ही मिली हमें। क्या कि ये भी आपके स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। दूसरा, इन्होंने भी रोटेट किया उस व्हील को जो कल आपको दिखाया था मैंने, और उसका मतलब ये था कि इनके पास भी मास है और क्या है साथ में, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत स्पीड में मोशन करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो नॉर्मल सी बात है, इसके लिए वेलोसिटी होना जरूरी है, उसके पास भी बहुत हाई वेलोसिटी होती है। ये पॉइंट हमने सीखा था कल, तो ये सेम पॉइंट है आपका। तीसरा क्या पॉइंट बताया था आपको मैंने, कि इलेक्ट्रॉन हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी भाई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, हीटिंग इफेक्ट, तो ये भी हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं आपको। जिन बच्चों ने आज ही वीडियो देखा है पहला, उन्हें बता दो भाई इससे पहले वाला वीडियो देख के आए, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताई गई है, और उसमें अगर जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप सारी की सारी, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी अपने आप समझ में आ जाएंगी।
क्योंकि वह मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बताई हुई थी। अच्छा देखिए, मैंने यहां भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन शो की थी, तो मतलब ये क्या करते हैं, ग्लो द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो उन्होंने भी स्क्रीन को ग्लो किया। ठीक है, फिर एक बताई थी मैंने आपको कि वो मेटल फॉइल से, मेटल फॉइल का होता है बिल्कुल पतला सा कागज की तरह मेटल की फॉइल होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो सकते थे, ये भी बहुत आसानी से पास हो सकते हैं भाई। पेनिट्रेट थ्रू द मेटल फॉइल्स, थ्रू द मेटल फॉइल। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी पेनिट्रेट कर सकते हैं आपके मेटल फॉइल में। इसके अलावा गैस को क्या कर सकते हैं, ये भी आयनाइज कर सकते हैं, दे कैन आयोनाइज गैसेज, आयोनाइज द गैसेज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी प्रोटॉन्स की। ठीक है, एक खास बात और भाई, इनकी वजह से फिजिकल और केमिकल चेंज भी हो सकते थे, दे कैन प्रोड्यूस फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी किसकी, किसकी, प्रोटॉन्स की। ठीक है, तो नाम क्या दिया गया उसको, प्रोटॉन नाम दिया गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी सेम वैसी हैं, आपको सर कौन कौन सी नहीं है, आप खुद ही मैच कर सकते हो। मैंने यहां पे कहीं नहीं लिखा कि दे प्रोड्यूस एक्सरे, तो ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करती हैं, नॉट प्रोड्यूस एक्सरे। ठीक है, दूसरा ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट नहीं करती हैं, तो डज नॉट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और रह गया, क्योंकि सर आपने तो बताया नहीं, हमें याद आ गया क्या, कि क्या इनमें कोई डिफ्लेक्शन होगी जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, बिल्कुल होगी बेटा, इनके ऊपर तो चार्ज है, चार्ज है, तो ये भी क्या करेंगे, दे शो डिफ्लेक्शन, ये ऊपर ले रहा हूं यहां पे, दे शो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। ठीक है, अब एक बिल्कुल छोटा टॉपिक हो रहेगा 1-2 मिनट का, उसके बाद हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आया था कि सर 45 मिनट का लेक्चर ले लिया कीजिए। बेटा ले तो मैं 1 घंटे का लेक्चर भी लूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो आधा घंटा मेरे ख्याल से मुश्किल से देखते होंगे। आधे घंटे में को लगता होगा नहीं कितना लंबा लेक्चर हो गया, आधा घंटा ही वो रो के देखते हैं। अगर मैं 45 मिनट का लेक्चर लेना स्टार्ट कर दूंगा, तो 45 मिनट के लेक्चर के अंदर तो ये मान लीजिए कि पूरे धमाके हो जाएंगे, बच्चे बिल्कुल भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल अभी फिलहाल मेरे को लगता नहीं है। चलिए जी, अब चार्ज तो हमने इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का पता कर लिया कि प्रोटॉन को हम पी से नोट कर रहे हैं भाई, कि प्रोटॉन पे जो चार्ज था आपका वो 1.6022 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम ही होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अब बात आ गई मास की, कि प्रोटॉन का मास कितना होगा। तो मास को हम कैसे पता करेंगे, देखिए जब उन्होंने उसकी चार्ज बाय मास की रेशियो निकाल ली, जब उन्होंने उसके चार्ज बाय मास की वैल्यू पता करी, तो वो वैल्यू आपकी आ रही थी 9.579 इंटू में 10⁻⁴। ये वैल्यू आपकी आ रही थी चार्ज बाय मास की। अब यहां से साफ दिख रहा है, देखिए चार्ज हमें पता है, मास ई चार्ज बाय मास हमें पता है, तो मास हम निकाल सकते हैं ना। तो चार्ज बाय मास कैसे निकालेंगे, ई बाय एम, तो 1.6022 इंटू में 10⁻⁻19 एंड डिवाइड बाय 9.579 इंटू में 10⁻⁴। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमारे पास वैल्यू आती है 1.672 इंटू में 10⁻⁻27, साथ में क्या आएगा, किलोग्राम, और अगर ग्राम में लिखते कितनी आती, 1.672 इंटू में 10⁻⁻20 ग्राम। तो ये क्या आ गया, ये एक प्रोटॉन का मास आ गया। क्या आ गया, एक प्रोटॉन का मास जो है वो आ गया। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता था, अगर इसको मैं एएमयू में कन्वर्ट करूं, तो एएमयू में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा, एएमयू में कन्वर्ट करने पर इसकी वैल्यू आती है आपकी 1.0072, ये आपकी वैल्यू आती है इसकी एएमयू की टर्म में। ठीक है, अब बात यहां से ये आती है कि अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता था, 1.008,
और इसका मास कितना आ रहा है 1.0072, मतलब ये नियर अबाउट किसके इक्वल है, नियर अबाउट ये हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल है। और हाइड्रोजन एटम में इसका मतलब कितना प्रोटॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हमने सारा प्रूव कर दिया कि किस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की और कितना चार्ज होता है कितना मास होता है, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मास की भी और चार्ज की भी, ठीक है। तो कल हम करेंगे कुछ नया टॉपिक स्टार्ट, अब से अब आपके थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक आने स्टार्ट हो जाएंगे और भी ज्यादा। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, शेयर कीजिएगा इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं चैप्टर के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भाई, करिए भी और करवाइए भी अपने दोस्तों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।